अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल राइजिंग साइकोलॉजिस्ट। तो कुछ लोगों का कल पेपर है, तो उसकी वजह से मैंने आपका कोर्स एक दिन में कंप्लीट करवाया। तो अब मैं जो है ना, जो बाकी के लेक्चर्स रह चुके हैं उनके लिए मैं आपको सिर्फ रिव्यू ही दूंगी। उसका मैं क्योंकि आपको समझा नहीं सकूँगी, टाइम शॉर्ट है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग देखें, रोल ऑफ सैम्पल साइज इन स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, इसको आप एक दफ़ा पढ़ लें और स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस को आप ये 3 पॉइंट याद कर लें। और ये जो मैंने एक लाइन अंडरलाइन की हुई है, इसको भी आप देख लें। उसके बाद जो है आप कैलकुलेटिंग सैम्पल साइज जी पावर जो है ना, इसकी एनालिसिस जो है उसके ये 3 प्रोसेस होते हैं। इसको आप याद कर लें। हाइपोथेसिस, नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और नंबर ऑफ़ ग्रुप्स, व्हाट स्टैटिस्टिकल टेस्ट, ठीक है, वी विल बी यूजिंग। उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिव्यू है, ये आप एक दो लाइन इसकी पढ़ लें, बस यही है। assumptions फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग इंक्लूड्स रैंडम सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स, the values in the sample must consist of independent observation, the value of population standard deviation is unchanged by the treatment, sample should be normal distributed। और ये आप टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर को पढ़ लें। और वेरिएबिलिटी ऑफ द स्कोर और नंबर ऑफ़ द स्कोर जो है ये इफ़ेक्ट करता है हाइपोथेसिस टेस्ट को। ये 2 चीज़ें हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग पावर ऑफ़ द टेस्ट, पावर ऑफ़ द टेस्ट को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं, ये मैंने सारी अंडरलाइन की हुई हैं, आप उसको देख लें। और आगे हमारा लेसन 24 स्टार्ट हो जाता है। टी टेस्ट 1, द टी स्टैटिस्टिकल एंड अल्टरनेटिव टी टू जी, ये भी आप 2 पॉइंट याद करें। और द प्रॉब्लम विद जी स्कोर्स को हम लोग क्यों नहीं इतना ज़्यादा यूज़ करते और टी टेस्ट को क्यों नहीं यूज़ करते, इसका मेन चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास अवेलेबल हो ना हो, हम जी स्कोर से फाइनल रिज़ल्ट्स निकाल सकते हैं। और जो सॉरी, गलत बोल दिया मैंने, टी स्कोर से हम फाइनल रिज़ल्ट निकाल सकते हैं अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन मौजूद है नहीं है। अगर तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास मौजूद नहीं है तो हम लोग जी स्कोर नहीं निकाल सकते। इस वजह से हम लोग टी टेस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंसेस देते हैं एज़ कम्पेयर टू जी स्कोर्स। उसके बाद जो है ये द एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर इज़ यूज्ड, इसकी यूजेस हैं कुछ, ये जो भी लिखा हुआ है आप इसको पढ़ लें। उसके बाद डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम है हाइपोथेसिस ये टी टेस्ट की, तो आप ये भी पढ़ लें एक दफ़ा आइडिया के लिए। उसके बाद जो है कंस्ट्रक्टिंग नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो ये जो है ना, ये वही चीज़ है जो मुझे क्वेश्चन आया था कि आप अपने से नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की एग्जांपल के साथ इसको कंस्ट्रक्ट करें, तो आप ये लिख देना। और स्टेप 1 जो है स्टेट द हाइपोथेसिस एंड सेलेक्ट एन अल्फ़ा लेवल। स्टेप 2, ये स्टेप्स हैं हम लोग कैसे ये हाइपोथेसिस बना सकते हैं, ये हमने मिड के सिलेबस में भी पढ़ा हुआ है। लोकेट द क्रिटिकल रीजन। स्टेप 3, कैलकुलेट द टेस्ट स्टैटिस्टिक। स्टेप 4, मेक अ डिसीजन रिगार्डिंग नल हाइपोथेसिस। देखें ये जो है ना, इसकी आप सिर्फ हेडिंग्स याद कर लें। उसके बाद अजम्पशंस ऑफ द टी टेस्ट, ये आप दोनों याद कर लें क्योंकि ये टी टेस्ट की अजम्पशंस मुझे आई थी। द इन्फ्लुएंस ऑफ सैम्पल साइज एंड सैम्पल वेरिएंस। उसके बाद टी टेस्ट 2 आ जाता है, कैलकुलेटिंग स्टैटिस्टिक टी स्टैटिस्टिक्स, ये आप ऊपर मैंने इसकी जो डेफिनेशन जो हाईलाइट की हुई है उसको याद कर लें। 1 सैम्पल टी टेस्ट यूजिंग SPSS डाटा एंट्री। उसके बाद डाटा एनालिसिस होता है। उसके बाद रिपोर्टिंग रिज़ल्ट्स ऑफ टी टेस्ट होता है। अगर आपको आए तो आप ये स्टेप्स जो है ना ये लिख दें, ना लिखने से बेहतर है कि कुछ लिखा है। इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट, तो ये इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट है, जितना जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ आप उसको पढ़ लें। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में जो है ना आपको ये आ सकता है डिफरेंस। और देयर आर 2 जनरल रिसर्च designs that can be used to obtain the 2 sets of data compared, ये दोनों ठीक है। मैंने ये मेन जो मेन लाइन थी ना उसको मैंने हाईलाइट कर दिया, एग्जाम्पल को मैंने नहीं किया
क्योंकि अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो आप बस यही करें। assumptions underlying the independent measures टी फार्मूला, ये आपने जितना मैंने हाईलाइट किया उतना करना है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये भी जितना हाईलाइट किया उतना करना है। उसके बाद इंटरसेप्टिंग द एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर, तो ये जितना जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है। फर्स्ट स्टैंडर्ड एरर में ये मसला होता है, सेकंड ये होता है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, बाकी करने की ज़रूरत ही नहीं है। पूल्ड वेरिएंस, इस पे मुझे इसकी डेफिनेशन उन्होंने दी थी, तो इसको आइडेंटिफाई करना था कि किसकी डेफिनेशन है। ये मुझे एमसीक्यूज़ में आया था, तो आप ये पढ़ लें जितना मैंने हाईलाइट किया। उसके बाद एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर, ये इसका भी आप लोग ये लोग कर लें जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। उसके बाद रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट्स, सबके ये रिज़ल्ट है, मुझे नहीं लगता कि ये इतने इम्पॉर्टेंट हैं। आगे हमारा 27 लेसन स्टार्ट होगा, इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट इन SPSS। तो ये जो है आप ये एक लाइन करें, और जितना जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये कॉन्टीन्यूस और डिसकॉन्टीन्यूस जो हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, ये दो सेट ऑफ वेरिएबल हैं ये, ठीक है। ये इनके अंदर आपको डिफरेंस भी आ सकता है और दूसरी तरह भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, तो आप इनको ज़रूर करिएगा। उसके बाद 2 पार्ट्स दैट प्रोवाइड्स डिफरेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो टी टेस्ट में ये चीज़ें जो है ना हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, दो चीज़ें, लेवेंस टेस्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस और टी टेस्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ मीन्स। और उसके बाद assumptions आ जाती हैं, लेवल ऑफ मेजरमेंट, रैंडम सैम्पलिंग, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, और फिर हमारा 28 स्टार्ट हो जाता है, रिपीटेड मेजरमेंट टी टेस्ट। तो वैसे इसमें से मुझे टी टेस्ट वाले में से इतना पेपर आया नहीं था ज़्यादा, वैसे रिग्रेशन और उन चीज़ों में से आया था। तो लेकिन फिर भी आप जो है ना ये मेन चीज़ें कर लें, क्योंकि कोई पता नहीं होता किस टाइम पे किसके टाइम पे उनका दिमाग घूम जाए पेपर बनाते हुए। तो आप ये जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं ये आप देख लें। उसके बाद जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, ये है। और उसके बाद अजम्पशंस जो हैं, रिपीटेड मेजरमेंट टी टेस्ट, ये सेम ही है। लेवल ऑफ मेजरमेंट, रैंडम सैम्पलिंग, जो मैंने आपको बताया था कि इनकी अजम्पशंस जो हैं बिल्कुल सेम है। आप अगर आप कुछ नहीं पे समझ आ रहा तो आप ये उसमें लिख दें। इंटरप्टिंग द आउटपुट, तो ये आउटपुट कैसे इंटरप्ट करते हैं उसके ये स्टेप्स जो है, मेन हेडिंग्स, वो आप याद कर लें। पेयर्ड सैम्पल स्टैटिस्टिक्स, पेयर्ड सैम्पल्स कोरिलेशन, पेयर्ड सैम्पल्स, इफेक्ट साइज और रिपोर्टिंग रिजल्ट्स ऑफ रिपीटेड मेजर टी टेस्ट इन APA फॉर्मेट। उसके बाद हमारा लेसन जो है मैंने 29 से ऑनवर्ड्स 36 तक मैंने आपको लेसन्स जो हैं पिछली दो वीडियोस में मैं तीन वीडियोस में मैं आपको बना कर दे चुकी हूँ। तो आप इसमें जो है मैं 37 का आपको बता रही हूँ। तो ये लीनियर रिग्रेशन की आप ये याद करेंगी और याद करेंगे। और उसके बाद जो है ये जो इक्वेशंस लिखी हुई है ना, ये मुझे MCQs में आई थी कि किसके लिए क्या इक्वेशन यूज़ होती है, तो आप इसको भी एक दफ़ा देख लें। तो आप डेफिनेशन याद करेंगे और ये हाईलाइटेड जो पॉइंट मैंने किया हुआ है वो आप याद करेंगे। उसके बाद जो है द लेटेस्ट स्क्वायर सोल्यूशन जो है, ये मैंने जितना हाईलाइट किया हुआ है आप इसको याद करेंगे। उसके बाद जो है ये द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट, ये आप पढ़ लें एक दफ़ा। और उसके बाद assumptions ऑफ रेग्रेशन, इनमें से 2 या 3 कर लें आप, ठीक है। ये 2, 3 या फिर 5 कर लें, कभी कभी डिटेल में भी अगर आ जाए तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है सब जनरल गाइडलाइंस फॉर इंटरप्टिंग द VIF इंक्लूड्स, ये मुझे 3 मार्क्स का जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन कभी कभी रिपीट भी हो जाता है, आप इसको देख लें। उसके बाद हमारे पास 38 आ जाएगा, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो आप ऊपर से ये जितना मैं आपको बता रही हूँ ये करें, डेफिनेशन और ये पॉइंट्स करें। उसके बाद मेजर टाइप्स ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन की क्या क्या होती है। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन होता है हायरार्किकल मल्टीपल रिग्रेशन। उसके बाद जो है स्टेप वाइज सिंपल रेग्रेशन, ये स्टेप वाइज सिंपल रेग्रेशन की जो है ना मुझे डेफिनेशन आई थी, और ऑनवर्ड्स ये जो इसकी टाइप्स लिखी हुई हैं, मेथड्स, प्रोसीजर, ये भी मतलब उसके साथ मुझे लिखने थे।
ये उन्होंने दिए थे मुझे। तो ये आप देखें, ये याद करें इसकी डेफिनेशन, और ये सिर्फ नाम याद कर लें आगे जैसे मैंने लिखा हुआ है इसमें। इससे स्टेप वाइज में से मुझे एक MCQs आया था, उस डेफिनेशन थी मल्टीपल स्टेप वाइज रेग्रेशन की, और एक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आया था रनिंग एनालिसिस। ये ऐसा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। और 39 आगे हमारा स्टार्ट हो गया। अब इसको आप इस तरह देख लें, रनिंग एनालिसिस भी नहीं इतना इम्पॉर्टेंट, अजम्पशंस याद कर लें ये। उसके बाद जो है इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, मॉडल समरी, नॉर्मेलिटी और लीनियरिटी एंड होमोसिडेक्सिटी। उसके बाद इंटरप्टिंग द रिजल्ट्स, मॉडल समरी, आर स्क्वायर। ये जितना मैंने किया हुआ है हाईलाइट आप देख लें। टी स्क्वायर टेस्ट का इसका फार्मूला आप ज़रूर करिएगा, मुझे शॉर्ट क्वेश्चन में आया था, मैं 3rd टाइम रिपीट कर रही हूँ ये बात। ये अजम्पशंस हैं इसकी, और ये इन्वॉल्व्स 2 टेस्ट। ये जो 2 टेस्ट इन्वॉल्व करता है ये उनके नाम है, ये आपने टेस्ट के नाम याद करने हैं। उसके बाद 41 आ जाता है, इसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है। कैलकुलेशन एज सच आई डोंट थिंक सो कि आएगी। उसके बाद डाटा एंट्रिंग भी नहीं आएगी SPSS में। 42 ये जो स्पीयरमैन के मैंने 2 किए हैं आप इसको देख लें। उसके बाद 43 ये इनकी डेफिनेशन याद करें, मैन विटनी यू टेस्ट की, और ये जो मैंने अंडरलाइन किया उसको करें। ये जो रिसर्च क्वेश्चन है इसको गूगल कर लें, मैन विटनी टी टेस्ट इन SPSS वाला ना करें आप। और फिर हमारा 44 स्टार्ट हो जाएगा, विल्कॉसन साइंड रैंक टेस्ट। आप उसकी डेफिनेशन याद करें। उसके बाद ये 2 पॉसिबिलिटीज़ फॉर टाइड स्कोर है, और BDI स्कोर क्या है ये इसको दिमाग में रख लें। और फिर आ जाएगा 45 क्रूस्कर वेरिस एंड फ्रेडमैन टेस्ट। ये मैंने MCQs के लिए 9 की है, और इसके बाद जो है ये आपकी डेफिनेशन और ये जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ आप इसको याद कर लें। डाटा एंट्री नहीं आएगा, डिफाइन रेंज अगर आपने करना है तो कर लें। बस दी एंड, मैंने आपका इसका सारा कवर करवा दिया। इंशाल्लाह आपके MCQs भी इसी में से आएंगे, और आपका पेपर भी इसमें से सारा हो जाएगा। तो जी मेरी इतनी एफ़र्ट को आप अप्रिशिएट करें, मुझे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें प्लीज़। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।